मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, वो वाला भी जो जीओसी में है और वो वाला भी जो अलग से एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है पर उसमें एनटीए के सिलेबस में दिया हुआ है। देखो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा यहाँ तक। और फिर ये वाले जो हैं, पहला एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये दोनों लैब मैन्यूल में एनसीईआरटी की वेबसाइट में दिए हैं, तो मैं ये वाले दोनों बताए दे रहा हूँ। चलो ठीक है, बताना कैसा है, स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं जेई 2024 तक के पूरे पीवाईक्यू रिमार्क जो इसमें हैं आए हुए हैं, और तुम 2025 का भी मिला लेना, कैसा मतलब सॉरी 25 नहीं 26 का मिला लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी से आए हैं, तुम देख लेना जाके। देखो उसमें है तो बहुत सारे, मगर जो जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में दिया है वही वही वाला। पहला हाइड्रोक्सिल में जिसमें अल्कोहल और फिनॉल आते हैं, और एक कार्बोनिल। पहला हाइड्रोक्सिल में 2 आ गए, फिर दूसरा कार्बोनिल जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आ गया, और तीसरे नंबर में कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, और चौथे नंबर में एमिनो ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं, देखना बताना कैसा है। रुक जाओ, स्टार्ट करते सबर रखो, पहले इसको भी तो बता दो। देखो एक केमिस्ट्री में ये वाला प्रिपरेशन करने के लिए हमें आया है, ये एसिटिल्डिहाइड और ये पैरा नाइट्रो एसिटिल्डिहाइड, एमिनो येलो और आइडोफॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं, चलो मज़ा आएगा। देखो ये वाला, देखो मैं भाई पहले से ही बता दे रहा हूँ कि जब मैं 2026 नीट का पेपर देने गया था तो मेरे को भी मैं भी लगा था कि मैं जैसे याद तो हो नहीं रहा था अच्छे से, लगभग 20-30% याद था, ऊपर ऊपर की चीज़ें, तो रिवीजन करने वाला था वो भी रिवीजन नहीं कर पाया था। टेंशन इतनी हो गई तो कर लिया था, फिर भी देखो पेपर ऊपर ऊपर से आ गया तो मैं पूरे सही कर लिया। मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छे से कर लिया। चलो देखो, अगर ध्यान दे दोगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रहेगा और नोट्स बना लोगे ना इसकी, तो और भी अच्छी रहेगी। देखो सबसे पहले अल्कोहलिक ये समूह आ गया। देखो इसमें पहला ही क्वेश्चन देखो जेई 2024 में आया था, तो इसमें पूछ लेगा कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण जो होता है, टेस्ट जो होता है, वो किसके लिए होता है, तो अल्कोहल ग्रुप के लिए होता है। और इसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बनने वाला कंपाउंड जो होता है, संकुल जो होता है, उसका कलर कैसा होता है, तो स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट में अल्कोहल जो टेस्ट होता है उसमें ये रेड लाल रंग उत्पन्न होता है। ये लाल रंग किसका होता है, SeNO3 4ROS3 इसका होता है। मतलब इसको भी ध्यान रखने वाला चीज़ है, क्योंकि जेई 2024 में जोड़ी भी पूछ लिया था कि ये लाल रंग का संकुल, और इधर ये इसको कंपाउंड से मिलाने के लिए दे दिया था। और ये भी आया है कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट है क्या। देखो इस कंपाउंड को भी तुम्हें 1-2 बार ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आगे काम बनेगा। देखो पहला टेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला, ये अल्कोहल का खत्म। मजे करो। अगर ध्यान देखो सबसे ज़्यादा अगर लाइन से बताओ तो पहला ये पता होना चाहिए कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण किसके लिए होता है, इसमें कौन सा रंग उत्पन्न होता है, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, मतलब ये फार्मूला, और लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये कौन सा कंपाउंड बनता है, क्योंकि जोड़ी में आया था तो देखो आ सकता है। और ये जो रीनीट हुआ है, तुम चाहे 22 का भी मिला लो, इसका पेपर एकदम ट्रिकी आया है, 2025 से कम ना आएगा। देखो अब दूसरा पॉइंट आया आइडोफॉर्म परीक्षण। क्या लिखा है, प्राथमिक द्वितीय क्रम तृतीयक अल्कोहलों में आइडोफॉर्म अभिक्रिया एवं ल्यूकास परीक्षण के आधार पर विभेदित कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण, देखो एथेनॉल वे अल्कोहल जिनमें CH3CHOHR समूह होता है सकारात्मक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। अभिक्रिया करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यौगिक में पोटेशियम आयोडाइड एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI, हाइपो आयोडाइड इसे कहते हैं NaOX, इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। NaOX मतलब यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, विलयन मिलाया जाता है तो संभवतः सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम हाइपोआयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है। देखो अब तुम देखे होगे कि आइडोफॉर्म परीक्षण देता कौन है, तुम देख रहे होगे कि वो एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं जिसमें CH3 समूह होता है। अल्फा कार्बन पर उपस्थित CH3 समूह ऐसा कुछ होता है, तुम देखे होगे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम NaOX होता है जो हम यूज करते हैं, NOx2 होता है शायद, नहीं NOx2 नहीं होता, वो तो NaOH प्लस X2 होता है, ये यही होता है। देखो ना इसमें लिखा है NCERT में, ये NaOX ये लिखा है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि 360 डिग्री पढ़ना चाहिए। मतलब सभी को मिला कर मैं यहाँ ना देखता, आलसीपन कर देता तो निपुर जाता। मतलब तुम्हें जो ये ओसी का प्रैक्टिकल है इसको ज़्यादा दिमाग में नहीं डालना है, केवल समझना है और कर ले जाना है और ध्यान में रखना है। अच्छे से ध्यान में रखिए, यही बात है कि ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट लाल रंग होता है, कौन सा फार्मूला होता है, और इसमें होता क्या है तुम्हें भी इसको देख के समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो अल्कोहल डायरेक्ट तो नहीं देता आइडोफॉर्म परीक्षण, है ना, इसके लिए जो ये सोडियम हाइपो आयोडाइड मिलाते हैं ना, तो यही ऑक्सीकृत कर देता है इसे। अब देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, एथेनॉल वे अल्कोहल जिसमें CH3CHOHR समूह होता है सकारात्मक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। पूछ सकता है ये है।
और अभिक्रिया करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यौगिक में पोटेशियम आयोडाइड एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन मिलाया जाता है। संभवतः सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम हाइपो आयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है। ये देखो कितनी गजब की लाइन निकली कि जो सोडियम NaOCl जो होता है पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड KI को विलयन को पोटेशियम KOI पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण में सबसे शुरू में प्रथम स्टेप में क्या होता है। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम के पोटेशियम हाइपो आयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है। मुझसे कुछ गलत निकल गया हो तो ध्यान से फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम हाइपो आयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है, जो CH3CHOH समूह को देखो यही कौन पोटेशियम हाइपोआयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है। जो अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और अभी तक कहीं आया भी नहीं है कि पोटेशियम आयोडाइड ही CH3CHOH समूह को CH3CO कार्बोनिल में बदलता है। कौन? सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं, पोटेशियम हाइपो आयोडाइड। मुझे भी अच्छी लाइन मिली है, मैं इसे एकदम अच्छे से लिखे ले रहा हूँ कि कौन ऐसा कांड करता है पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखना। फिर कार्बोनिल समूह के साथ वाले देखो फिर से एक बार, सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम हाइपोआयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है, जो CH3CHOH समूह को CH3CO समूह कार्बोनिल में ऑक्सीकृत करता है और फिर कार्बोनिल समूह के साथ वाले कार्बन परमाणु से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन को आयोडीन द्वारा विस्थापित कर देता है। देखो फिर क्या हुआ, फिर कार्बोनिल समूह के साथ वाले कार्बोनिल समूह के साथ वाले अल्फा, देखो क्या बोला, फिर कार्बोनिल समूह के साथ वाले कार्बन परमाणु, मतलब ये इसे बोल रहा है जो यहाँ पर है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को आयोडीन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, जो कार्बोनिल CO हो गया, उसके बगल में एक CH3 जुड़ा है, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसी अल्फा कार्बन से H निकल जाता है और आयोडाइड लग जाता है, मतलब विस्थापित कर देता है। कौन? आयोडीन विस्थापित कर देता है। तथा अभिक्रिया मिश्रण के क्षारीय माध्यम में CC आवंत के विदलन से आयोडोफॉर्म बनता है और CC आवंत विदलन हो जाता है और आयोडोफॉर्म बनता है। अब देखो इसमें ज़्यादा नहीं लिखा कि कैसे विदलित हो जाता है, बस तुम्हें याद रखना कि 3 स्टेप में हो रही है। एक स्टेप में जो क्या हो रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइपो आयोडाइड में ऑक्सीकृत कर देता है और फिर आगे जाके पोटेशियम हाइपो आयोडाइड क्या लिखा हुआ है, लिखना पोटेशियम हाइपो आयोडाइड CH3CHOH समूह को CH3CO समूह में बदल देता है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, CC आवंत का विदलन हो जाता है, आयोडोफॉर्म बनता है। तो तुमसे ज़्यादा ना पूछेगा, ये दो तीन पॉइंट तुम्हें खुद पढ़ के भी समझ में आ सकती है, हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अब ये मैं रिएक्शन से दिखा रहा हूँ कि जो अल्कोहल है पोटेशियम हाइपोआयोडाइड, देखो मैं बता रहा था ना, मतलब मैं अभी 26 का पेपर दिया हूँ, मेरे को ये ध्यान नहीं था, क्वेश्चन आ जाता तो पक्का गलत हो जाता। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को अच्छे से बताने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ रहा है, इसीलिए मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड अब इसको किस में बदल दिया, एल्डिहाइड। अब ये वो कार्बोनिल भी, मतलब कार्बोनिल की कीटोन भी हो सकता है जिसमें CH3 ग्रुप हो, अल्फा स्थिति पर CH3 ग्रुप हो, जैसे ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेन कार्बोनिल से CH3, तो ऐसा होना चाहिए, वो वाला कीटोन भी ये काम करेगा। अब फिर क्या, पोटेशियम KOI पोटेशियम हाइड्रो आयोडाइड, फिर से सेकंड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है इसे किस में बदल देता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ी की है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। देखो NCERT में कैसे दिया, जो सोडियम हाइपो, मतलब ये हाइलाइट है, इसमें कोई नहीं दिया है, मतलब कौन सा हाइलोजन है। देखो ये क्या करता है कि कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसको सोडियम के लवण में बदलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम के लवण में बदल दिया और डायरेक्ट ये देखो हमारा आयोडोफॉर्म तैयार हो गया। ऐसे इसमें भी करना चाहिए, दोनों को मिला के देखो, ये सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में बदल दिया, फॉर्मिक वाला, देखो CH3I आयोडोफॉर्म में बदल दिया। देखो मेरे हिसाब से एक बार इसको और ऑक्सीकृत करेगा ना तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3COOH बनना चाहिए, फिर ये Na से जुड़ के क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए और ये बनना चाहिए। तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा तो क्या, तुम सब देख लेना, मेरे को यही लग रहा है और NCERT के हिसाब से यही होगा। अब ये उसका काम ही ऑक्सीडेशन करना है। देखो
चलो ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालो। और जितनी मैं फिर से एक बार इसको जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करवा देना। तो आइडियोफॉर्म परीक्षण सेकंड वाला परीक्षण के एथेनॉल वे अल्कोहल जिसमें CH3CHOH समूह होता है सकारात्मक आइडियोफॉर्म परीक्षण देता है। अभिक्रिया करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यौगिक में पोटेशियम आयोडाइड एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन मिलाया जाता है। संभवतः सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले पोटेशियम आयोडाइड विलयन को पोटेशियम हाइपोआयोडाइड विलयन में ऑक्सीकृत करता है, जो CH3CHOH समूह को CH3COR समूह में ऑक्सीकृत करता है। फिर कार्बोनिल समूह के साथ वाले कार्बन परमाणु से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को आयोडीन द्वारा विस्थापित कर देता है। मतलब इसमें एक स्टेप खा लिया है, नहीं लिखा है कि जो सेकंड स्टेप में पोटेशियम मतलब एक बार और पोटेशियम हाइपोआयोडाइड जो है ये कार्बोनिल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, ये नहीं लिखा है। तो हो गया, जितना लिखा है उतना ध्यान रखना और पेपर में जाके हिला देना दिमाग पेपर वालों का। और सबसे ज़्यादा लास्ट वाला इजी है जो NCERT में भी दिया है। देखो ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास विलयन में जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCl2 और सांद्र, ये भी आया है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है ZnCl2? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। यह अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के साथ भिन्न दरों से अभिक्रिया करता है। तृतीयक अल्कोहल लगभग तात्क्षणिक मतलब तुरंत देता है, अपना काम कर देता है। द्वितीयक अल्कोहल लगभग 1 से 5 मिनट ले लेता है और प्राथमिक अल्कोहल बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया 10 मिनट से कई दिनों तक ले लेती है। अब देखो ये फटाक से देगा यही वाला, टाइम का क्रम पूछ लेगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अल्कोहल ल्यूकास अभिक्रिया में घुलनशील होता है। क्या? अल्कोहल लुकास अभिक्रिया में घुलनशील होता है। ये मुझको नई लाइन मिली, अरे रुको यार, नई लाइन मिली। और ये भी पूछ सकता है, रीनीट में पूछ ही सकता है। हो गया, कितना देखो कितनी जगह पूछ सकता है। परंतु उत्पादित एल्किल हैलाइड विलय नहीं होता। देख रहे हो क्या पूछे, वो बता दिया, एल्किल हैलाइड विलय ही नहीं होता। अभिक्रिया माध्यम में 2 परतों का बनना अभिक्रिया होने को इंगित करता है। समझे? ये नहीं कि अभिक्रिया रुक जाना 2 परतों का, 2 परतों का बनना मतलब अभिक्रिया का होना। देखो ल्यूकास अभिकर्मक में घुलनशील है। क्या? अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में घुलनशील है, परंतु उत्पादित एल्किल हैलाइड विलय नहीं होते। इसीलिए अभिक्रिया माध्यम में 2 परतों का बनना अभिक्रिया होने को इंगित करता है। और आगे देखो ये पूरी प्रोसेस दी है कि कैसे वो किया है। अगर प्रोसेस में कुछ ज़रूरी होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आगे के टेस्टों में, जो आगे ये फिनॉल वगैरह की इसमें प्रोसेस ज़रूरी है तो उनको मैं बता दूंगा। और अब देखो ये रोक कर अगर ना लिखे होगे तो इतनी शॉर्ट नोट बना लो अपना दिमाग लगा के, जो है तो बहुत तो बना लो। और इससे ज़्यादा अगर अल्कोहल से आएगा तो आएगा ही नहीं। कुल मिला के ये जान लो कि ये अगर मैं कहूँगा ना 100% कि तुम कुछ याद ना करो, ये सेरिक अमोनियम, ये रेड कलर याद कर लो। और ये आ सकता है कि इसका ये जिंक क्लोराइड होता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये 3-4 चीज़ें जो जहाँ पर घूम रही है इतना ध्यान रख लो, एक छोटा सा छत पे लिख लो। समझ रहे हो ना? देखो आगे अब फिनॉल का फिनॉलिक समूह, सेकंड वाला मैं फिनॉलिक समूह के बारे में बता रहा हूँ। देखो एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ OH समूह फिनॉलिक OH समूह कहलाता है। चलो बकवास मत करो। फिनॉल दुर्बल अम्ल होते हैं, इसीलिए यह NOH विलयन में घुलनशील होते हैं। एसेशन रीजन बन सकता है, परंतु यह इतना पर्याप्त अम्लीय नहीं होता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 में घुल जाए। फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ रंगीन संकुल बनाते हैं। रंगहीन नहीं, रंगीन संकुल बनाते हैं उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ। उदाहरणतः फिनॉल निम्नलिखित प्रकार के बैंगनी संकुल बनाता है। अब मेन यही है कि तुमको फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल कौन सा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। और कसम खा रहे हैं अगर ये आ गया तो फिर मज़े ही आ जाएंगे कि फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल कौन सा रंग देता है। तो तुम बताओ, बैंगनी संकुल देता है। और सेरिक अमोनियम में अल्कोहल जो होता है रेड कलर लाल रंग देता है ना। बैंगनी रंग का संकुल फिनॉल वाले और फेरिक देखो फिनॉल और फेरिक क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बैंगनी रंग का संकुल बनेगा। अब क्या संकुल बनेगा इसको भी ध्यान रख लो बेटे। क्या दिया है? FeC6H5O6 3- है। देखो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर 3- है। ये संकुल बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। मतलब इसमें फेरिक क्लोराइड परीक्षण किसके लिए होता है? फिनॉल के लिए होता है। कौन सा रंग बनता है? बैंगनी रंग बनता है। क्या बनता है? FeC6H5O6 3- बनता है। मतलब ये फेरिक क्लोराइड वाले परीक्षण में 3 चीज़ें हैं याद करने के लिए, और 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के ले लो। अब देखो दूसरा फिनॉल का ही परीक्षण थैलिक रंजन परीक्षण, जो कि PYQ है, नीट 2026 का यही आया था। कौन सा? देखो मैं आगे बता रहा हूँ। देखो रिसोर्सिनॉल। अब रिसोर्सिनॉल ही ना पता होगा क्या होता है लोगों को, वो दिखाई देता हूँ मैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी बोल गया तो मैं क्यों लूँ।
एनसीईआरटी देखो, कैट कॉल ये होता है और रिसोर्सिनॉल ये होता है, तो ये इसी रिसोर्सिनॉल की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो, ऑर्थो, मेटा व पैराक्रिसॉल बैंगनी अथवा नीला रंग देते हैं। रिसोर्सिनॉल हो गया, आर्थो, मेटा, पैराक्रिसॉल बैंगनी अथवा नीला रंग देते हैं, बैंगनी अथवा नीला रंग देते हैं। ये चारों मिलके ऐसा कांड कर रहे हैं। रिसोर्सिनॉल हो गया, आर्थो, मेटा, पैराक्रिसॉल हो गया, बैंगनी अथवा नीला रंग देते हैं। कौन सा देते हैं? बैंगनी अथवा नीला रंग देते हैं। कौन देता है? रिसोर्सिनॉल, आर्थो, मेटा, पैराक्रिसॉल। थैलिक रंजन परीक्षण में ऐसा लग रहा है ना बैंगनी और नीला रंग देते हैं, मगर देखो मैं पीछे पहले दिखा देता हूँ कि सबके अलग अलग रंग दिए हुए हैं। थैलिक रंजन परीक्षण में ऑर्थोक्रिसॉल जो होता है, देखो अब तुम कहोगे फार्मूला आ गया, चित्र उत्र कुछ नहीं आएगा, जैसा एनसीईआरटी में दिया वैसे याद कर लो, ज़्यादा तुमको यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं करनी है। देखो ऑर्थोक्रिसॉल थैलिक रंजन परीक्षण में लाल रंग देता है। अब याद कैसे रहेगा बताते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि याद कैसे रहेगा। और मेटाक्रिसॉल नील लोहित रंग देता है और पैराक्रिसॉल कोई रंग नहीं देता है। और कैट कॉल जो होता है, कैट कॉल दिखाया हूँ मैं अभी, ये देखो ये कैट कॉल है, अगल बगल दो हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन पे होते हैं तो इसे कैट कॉल कहते हैं। और ये थैलिक रंजन परीक्षण में नीला रंग उत्पन्न करता है जो अधिक समय लेता है। अच्छा, ये बोला है कि सामान्यतः नीला रंग जो उत्पन्न होने में अधिक समय लेता है, जो कैट कॉल है, बनाए देता हूँ कैट कॉल, अगल बगल दो हाइड्रोक्सिल समूह इन बेंजीन, सामान्यतः नीला रंग जो उत्पन्न होने में अधिक समय लेता है। अब रिसोर्सिनॉल, फिर से आया रिसोर्सिनॉल, 1 और 3 पोजीशन में OH समूह हो तो उसे रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और यही रिसोर्सिनॉल जो होता है फ्लोरेसाइन का प्रतिदीप्त हरा रंग देता है। फ्लोरेसाइन का प्रतिदीप्त हरा रंग कौन देता है? रिसोर्सिनॉल देता है। फ्लोरेसाइन का प्रतिदीप्त हरा रंग कौन देता है? फ्लोरेसाइन का प्रतिदीप्त हरा रंग कौन देता है? रिसोर्सिनॉल देता है। मैं अब तुम्हें याद करवाऊंगा। और ऑर्थोक्रिसॉल लाल रंग देता है। लाल रंग कौन देता है? थैलिक रंजन परीक्षण में ऑर्थोक्रिसॉल देता है। थैलिक रंजन परीक्षण में ऑर्थोक्रिसॉल कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। लाल रंग ऑर्थोक्रिसॉल देता है। सही है, चलो। थैलिक रंजन परीक्षण में लाल रंग कौन देता है? ऑर्थोक्रिसॉल देता है। हाँ ठीक है, चलो। थैलिक रंजन परीक्षण में ऑर्थोक्रिसॉल कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। थैलिक रंजन परीक्षण में लाल रंग कौन देता है? ऑर्थोक्रिसॉल देता है। तो मतलब ऐसे तो बोल बोल के तो अभी तो याद हो गया, पर जब मैं पेपर में कैसे इसको रिकॉल करूँगा, कैसा कोई ऐसा फनी ट्रिक हो जाए मज़ेदार। बहुत टेंशन है यार। ये कैट कॉल का नीला रंग जो उत्पन्न होने में अधिक समय लेता है याद हो गया। फ्लोरोसाइन वाला रिसोर्सिनॉल हो गया। ओ क्रिसॉल वाला याद ही नहीं हो रहा है। ओ क्रिसॉल लाल रंग देता है। मेटाक्रिसॉल नीला लोहित देता है और पैराक्रिसॉल कोई रंग नहीं देता है। मैं ट्रिक सोच रहा हूँ अभी, थोड़ा सा रुको। देखो वो मैं अगर उलाला सोचता हूँ ना, उलाला वाला सॉन्ग है ना, उससे ओ क्रिसॉल उलाला, देखो कन्फ्यूजन होगा अगर मान लो कि ये जोड़ी मैच द कॉलम में दे, तब कर लो जाओगे उलाला 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 लगा दोगे, चलो ठीक। और मेटाक्रिसॉल के मेरा क्रिसॉल नीला लोहित, मेरा क्रिसॉल नीला। अब पैरा में क्या आ जाए? पैराक्रिसॉल कोई रंग नहीं। कुल मिला के इसको बार बार पढ़ना, दिन में 4 बार ध्यान करना, हाथ में लिख लो, कहीं भी लिख लो, दिमाग में लिख लो, छत में लिख लो, पेन में लिख लो, कुछ भी करो मगर याद कर लो उलाला। मेरा क्रिसॉल नीला लोहित, पैराक्रिसॉल कोई रंग नहीं देता। कैटाकॉल सामान्यतः नीला रंग देता है जो उत्पन्न होने में अधिक समय लेता है। रिसोर्सिनॉल फ्लोरेसाइन का प्रदीप हरा रंग देता है। अब देखो ये प्रोसेस से जेईई मेन में क्वेश्चन आ गया, फेरिक क्लोराइड कौन सा रंग देता है? देखो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि ये नीले हरे बैगनी लाल रंग, नीला हरा बैगनी लाल रंग, और इस वाले में कौन सा? गुलाबी नीला हरा लाल। अब देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें गुलाबी कर दिया है थैलिक रंजन परीक्षण में और इसमें बैगनी कर दिया है, और दोनों में नीला हरा लाल सेम है, बैगनी और गुलाबी में अंतर है दोनों में। तो मतलब ऐसा पकड़ सकते हो कि थैलिक रंजन परीक्षण गुलाबी है, उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी याद तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा कि नीला हरा बैगनी लाल, नीला हरा बैगनी लाल फेरिक क्लोराइड परीक्षण, नीला हरा बैगनी लाल फेरिक क्लोराइड परीक्षण, इसमें गुलाबी नीला हरा लाल, नीला हरा बैगनी लाल, नीला हरा बैगनी लाल। एक को याद कर लो, दूसरे में गुलाबी चिपका देना थैलिक रंजन परीक्षण में। तुम समझ गए हो ना? समझ रहे हो ना? देखो नीला हरा बैगनी लाल, क्या नीला हरा बैगनी लाल, ये कैसा? नीला हरा बैगनी लाल फेरिक क्लोराइड किसका परीक्षण है? ये किसका परीक्षण था? फिनॉल का परीक्षण था। नीला हरा बैगनी लाल। अब समझ गए होगे तुम। तो कोई मास्टर तुमको ये समझाने आए ना, तुम बोल देना तुम MSc करने नहीं आए। तुम्हारा जब एक टिक में और आधे 1 घंटे में याद करके कुछ रट पट के तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम उसमें PhD क्यों करो? डायरेक्ट याद कर लो नीला हरा बैगनी लाल, उसमें गुलाबी चिपका देना, बात खत्म। ध्यान रखने वाली ये भी बात है, मैं बहुत भूलता हूँ। देखो एक ये भी टपक पड़ा है कि उदासीन, कहाँ गया? उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन बनाने के लिए फेरिक क्लोराइड विलयन में थोड़ा सा स्थायी भूरा विच्छेद प्राप्त होने तक बूंद बूंद करके तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस ध्यान रख लो, पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले इतने खतरनाक क्वेश्चन है ओ लाला क्रिसॉल वाले, तो यहाँ तक आप पाएंगे, पहले ही ख़त्म कर देंगे ये। अब देखो
2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल और 2,4 डाईनाइट्रोफिनॉल जैसी कुछ फिनॉल जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होते हैं प्रबल अम्ल होती है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन में भी घुल जाता है। देखो सामान्यतः जो दुर्बल अम्ल होने के कारण फिनॉल नहीं घुल रहा था, परंतु ये इसमें 3 जगह देखो ना नाइट्रो लगे हैं तो वो खींचेगा उसमें, तो ये माइनस होगा तो ये H को भगाने में सहायता करेगा, ये माइनस झेल जाएगा। क्यों झेल जाएगा? क्योंकि ये इधर खींचेगा किसकी तरफ? बेंजीन की तरफ, जिससे इसकी अम्लता बढ़ेगी। समझ गए ना? अब चलो, अब हम सबका प्यारा ये क्या लिखे, एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं चपड़ चपड़ कर देता हूँ, जहाँ क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही कार्बन हाँ होते हैं। चलो ठीक है। सामान्यतः कार्बन यौगिक के नाम से जाने जाता है। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान कार्बोनिल समूह के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया द्वारा की जाती है। हम पूछ ही ले। चलो ठीक है। कार्बोनिल के द्विआबंध पर योगज अभिक्रिया होती है। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है। मतलब ये 2 मेन, मतलब पूछ ही ले, कभी उसका मुंह ठनक जाए कि कौन सी मेन 2 रिएक्शन है। तो एक द्विआबंध पर योगज अभिक्रिया और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीकरण, ये दोनों है। अमोनिया के व्युत्पन्नों की योगज अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह की पहचान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। योगज अभिक्रियाएं समझ रहे हो? एनसीईआरटी में जो दी थी, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये योगज अभिक्रिया दी है ना, उसी की ये बात कर रहा है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। यह अभिक्रियाएं क्या लिखा है? हाँ, ये अभिक्रियाएं अम्ल अथवा क्षारक द्वारा उत्प्रेरित होती हैं तथा प्रबल अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में नहीं होती। क्या बोल रहा है? ये अभिक्रिया अम्ल अथवा क्षारक द्वारा उत्प्रेरित होती है तथा प्रबल अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में नहीं होती है। प्रत्येक अभिक्रिया में इष्टतम पीएच की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? स्टेटमेंट आ जाएगा। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को करते समय पीएच का अनुरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसेशन रीजन में एकदम दबा के आ जाएगा कि इसमें इस रिएक्शन में पीएच को खास करके ध्यान किया जाता है। ये एल्डिहाइड कीटोनिक रिएक्शंस में मेनली इस वाले में जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव वाला काम होता है। जहाँ तक ऑक्सीकरण का संबंध है, एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड जल्दी ही काम कर मतलब ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जबकि कीटोन के लिए अपेक्षाकृत प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मकों की आवश्यकता पड़ती है। अभिक्रियाशीलता में अंतर के आधार पर दोनों प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों में विभेद किया जा सकता है। चलो ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन समूह की पहचान के लिए निम्नलिखित में से परीक्षण किए जा सकते हैं। चलो, एक हो गया 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये है, देख लो घूर घूर के। 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 DNP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो देखो याद रखना, 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया द्वारा यह संगत 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन में बदलता है। जीन से जोन में बदलता है, जीन से जोन में बदलता है। देखो मिस्टेक करा सकता है। और इसका कलर पीछे साइड दिया है ये, तो मैं इसको पहले ही आगे बताता हूँ कि जो 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनता है, इसका पीला नारंगी अथवा पीला नारंगी क्या लिखा है, पीला नारंगी अथवा पीला नारंगी अवक्षेप बनता है। सॉरी, पीला, कुल मिला के ये कहना चाहता है कि पीला नारंगी कलर मतलब पीला नारंगी अवक्षेप उत्पन्न होता है 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का। 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का पीला नारंगी अवक्षेप उत्पन्न होता है। पीला नारंगी अवक्षेप उत्पन्न होता है 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का पीला नारंगी अवक्षेप उत्पन्न होता है। इसका 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का पीला नारंगी, देखो ये मैं अपने से थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, अब आगे ये जेई में दिया था, इसीलिए मेरे को ध्यान भी आ गया था। 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का रंग कैसा, मतलब देख लो, तुम ही देख लो, ज़्यादा 20 से 25 ये चीज़ क्वेश्चन बन जाएंगे और उसी से क्वेश्चन हर साल आता है। 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का पीला नारंगी रंग का अवक्षेप होता है। पीला नारंगी रंग का अवक्षेप होता है, ये जोड़ी में आएगा भाई, ये जोड़ी में आया है। जेई मेन में देख लेना कि 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन उधर फिर आ गया कि पीला नारंगी रंग का होता है। अब ये भी बता दो कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट में कैसा रंग था, लाल रंग था, याद करो। और थैलिक रंजन परीक्षा, फेरिक क्लोराइड में कैसा रंग था, नीला हरा बैगनी लाल रंग था, नीला हरा बैगनी लाल रंग था। देखो यह है ना, नीला हरा बैगनी लाल रंग था। और थैलिक रंजन परीक्षण में नीला हरा बैगनी का हटा के गुलाबी कर दो और लाल रंग कर दो, तो नीला हरा बैगनी लाल रंग हो गया। और थैलिक में बैगनी को हटा के गुलाबी कर दो, तो फिर से आओ कि 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन में पीला नारंगी अवक्षेप बना है, इसका कलर याद करना है। अब देखो सबसे बेस्ट मेरे को यही पेज लगा। अब देखो इन दोनों कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद मंद ऑक्सीकरण अभिकर्मकों जैसे टोलेन अभिकर्मक, फेलिन अभिकर्मक और वेनिडेक्ट अभिकर्मक से परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। देखो टीचर पढ़ाता तो है मगर वो अपनी नोट से पढ़ाता है। अब हमको ये समझ में नहीं आता करता कभी कभी जो नहीं पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी ला के ऐसे बता के नहीं देते कि ऐसा ऐसा याद कर लो तुम। सर एक बार आप लिखते हो बोर्ड में समझा, इसमें भी समझ इसमें भी आ रहा था, हमको कंफर्ट जोन चाहिए नहीं, मैं हमको कार्टून देखना है बैठ के, हमको रटना, हमको नीट क्लियर करने से मतलब नहीं है। चलो ठीक है, चलो मैं किसी सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा पढ़ाते हैं। टोलेन अभिकर्मक अमोनिया के साथ संकलित होकर सिल्वर धनायन का क्षारीय विलयन होता है।
तो अब मैं क्या करूँ, इसमें क्षारीय विलयन होता है। टोलन अभिकर्मक क्या है टोलिन अभिकर्मक? अमोनिया के साथ संकुलित सिल्वर धनायन, अमोनिया प्लस सिल्वर धनायन मिलकर एक क्षारीय विलयन बनाते हैं, वही टोलन अभिकर्मक कहलाता है। तो मैं क्या करूँ, याद रखो, तुम्हें काम आएगा रीनीट में। तथा फेलिंग तथा बेनिडिक्ट अभिकर्मक क्रमशः टर्टरेट सिट्रेट आयन के साथ संकलित होकर क्यूप्रिक आयनों के क्षारीय विलयन होते हैं। दोनों स्टेटमेंट में आ सकता है कि फेलिंग अथवा बेनिडिक्ट अभिकर्मक क्रमशः टर्टरेट सिट्रेट आयन के साथ संकलित क्यूप्रिक आयनों के क्षारीय विलयन होते हैं। अब देखो फेलिंग विलयन के बारे में बताएगा कि फेलिंग विलयन है। अब देखो यहाँ पर 24 में क्वेश्चन आ गया था, देख लेना पेपर होगा तो। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को बराबर मात्रा में, कितनी जहर लाइन है ये, कि बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। किसे? फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को बराबर मात्रा मिलाकर ताज़ा फेलिंग अभिकर्मक तैयार किया जाता है। फेलिंग अभिकर्मक रखने पर खराब हो जाता है, इसीलिए इसको दोनों को मिला के अलग अलग बाटली में इसको रखते हैं। एक बाटली ए की हो गई, एक बाटली बी की हो गई। जब हमको इसको परीक्षण करना पड़ता है, दोनों बाटली को बराबर मात्रा में मिलाकर हमको फेलिंग अभिकर्मक तैयार किया जाता है। फेलिंग अभिकर्मक ना केवल ए है ना केवल बी है, ये दोनों का मिश्रण है। ये कम मिश्रण मिलाया जाता है। जब हमको इसको एल्डिहाइड का टेस्ट करना होता है तब हम इसका मिश्रण बनाते हैं। तो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी कहाँ गया? फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को बराबर मात्रा में, देखो ये जहर लाइन है, अब स्टेटमेंट में आ जाएगी तो फिरोगे ना, बनेगा तो बनाया जाता है। फेलिंग विलयन अभिकर्मक रखने पर खराब हो जाता है। फेलिंग अभिकर्मक मतलब दोनों को मिला के जो हम बनाते हैं उसको तुरंत ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसको रखने पर ये खराब हो जाएगा। परंतु फेलिंग विलयन ए फेलिंग विलयन बी पर्याप्त स्थायी होता है, अलग अलग पर्याप्त स्थायी होता है, ये लिखना चाहिए। चलो, फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन है ये। फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। फेलिंग विलयन क्या बोल रहा हूँ, फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, जबकि फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट बोले तो रॉसल लवण का क्षारीय विलयन है। एक जलीय विलयन है और एक क्षारीय विलयन है। कहाँ गया? देखो फेलिंग विलयन ए कहाँ गया? देखो फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फेलिंग विलयन बी कॉपर क्या बोला हूँ यार, फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का रॉसल लवण है, क्षारीय विलयन है जो। तो सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कौन है? रॉसल लवण इसे कहते हैं। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय कौन होता है? रॉसल लवण होता है। रॉसल लवण क्या है? सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है, जो फेलिंग अभिकर्मक का बी पार्ट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? बी पार्ट को सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कहते हैं। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक कॉपर सल्फेट है, जलीय वाला कॉपर सल्फेट। फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है, जिसे रॉसल लवण कहते हैं। अभिकर्मक में कॉपर +2 आयन टाइट्रेट आयनों के साथ संकुलित हो जाता है। संकुलन की संरचना इस तरह है। देखो संरचना तो ध्यान रखना तो ठीक है, बाकी जय माता दी है, मेरे को खुद भूल जाएगा, बहुत होशियार होगा तो याद कर लेना। बेनिडिक्ट, अब आया बेनिडिक्ट ने, अच्छा ये वैज्ञानिक जी हैं, बेनिडिक्ट जी ने मूल फेलिंग विलयन में केवल एक विलयन का प्रयोग करके, जो परीक्षण के लिए अधिक सुविधाजनक है, परिवर्तन किया। मतलब फेलिंग विलयन में हम 2 A B पार्ट यूज कर रहे थे, उसको बेनिडिक्ट जी ने हटाया और अपना एक ज्ञान प्रस्तुत किया और एक ही विलयन का प्रयोग किया। बेनिडिक्ट विलयन फेलिंग विलयन से अधिक स्थायी है, आ सकता है स्टेटमेंट में, अधिक स्थायी है बेनिडिक्ट वाला, और अधिक समय तक रखा जा सकता है। गजब, यह एक क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन वो भी था, मगर केवल उसका बी पार्ट ही क्षारीय था, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, और वो पार्ट क्या था? कॉपर सल्फेट, वो जलीय विलयन था। चलो ठीक है, जिसमें अब आगे पढ़ रहा हूँ कि क्षारीय विलयन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट, उसमें क्या था? सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, इसमें क्या है? सोडियम सिट्रेट। अब सोडियम सिट्रेट का सूत्र आ सकता है, अब सोडियम सिट्रेट डायरेक्ट जोड़ी में फेंक देगा तो दांत खट्टे हो जाएंगे। क्या है? Na3C6H5O7, Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5OH, OH क्या बोल रहा हूँ सॉरी यार, गलत बोल गया। Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5O7 11H2, Na3C6H5O7 11H2। 10 बार बंद करके बोलो, मेरी आवाज़ सुन के तुम्हें याद भी हो सकता है, अगर निकम्मे ना होगे तो जरूर सुन के याद करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। संकुल के बनने से क्यूप्रिक आयन की सांद्रता क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो जाती है। यह दोनों अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं, जबकि कीटोन अप्रभावित रहते हैं। इन परीक्षणों का रसायन देखो, संकुल के बनने से क्यूप्रिक आयन, देखो बेनिडिक्ट और फेलिंग को दोनों को एक मान लिया, कुल मिलाकर थोड़ा सा
2-3% को छोड़ दो, मतलब दिमाग लगा के कि दोनों को इसने एक ही मान लिया, तभी ना दोनों अभिकर्मक एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत करते हैं। ये दोनों क्यों मान लिया, मतलब उसका वो एडवांस रूप है बेनिडिक्ट फेलिंग का। इसीलिए देखो अब जाके ये आगे इसमें बैलेंस रिएक्शन दी है टोलेन अभिकर्मक का और फेलिन अभिकर्मक का। देखो मैं एनसीईआरटी का याद किया था तो मैं उसी का याद करूंगा। देखो RCHO एल्डिहाइड होगा इसमें 2AgNH3 2+, 2AgNH3 2+, 2AgNH3 2+, 2AgNH3 2+, और इसमें 3 मोल, 3 देखो इसमें गड़बड़ किया है, इसमें 2 मोल लिखा है, जबकि इसमें एनसीईआरटी में 3 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के लिया है, और इसमें बना क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन बना है 2Ag 2H2O 4NH3, 2Ag 2H2O 4NH3, 2Ag 2H2O 4NH3। और इसी तरह अब देखो इसमें फेलिंग विलियन का रिएक्शन दिया है, सेम एनसीईआरटी की इसमें भी दिया, तो मैं एनसीईआरटी वाली दिखा रहा हूँ कि एल्डिहाइड परीक्षण में फेलिन विलियन वाले में ये अभी रिएक्शन देखो कि RCHO एल्डिहाइड जो है इसमें 2 मोल Cu2+ के लेते हैं और 5 मोल OH- के लेते हैं, जबकि टोलेन अभिकर्मक में 3 मोल OH- के लिए थे। और इसमें क्या बनता है, इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कॉपर ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनता है और 3 H2O बनता है। मतलब ध्यान रखना कि ये Cu2O है, ये लाल भूरा होता है। अब देखो ये 2 PDF लैब मैंने उनसे निकाला, आगे क्या कहती है देखो, यद्यपि एरोमेटिक एल्डिहाइड सकारात्मक फेलिंग परीक्षण नहीं देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड सकारात्मक फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। ये जो बेंजाल्डिहाइड है ना, ये फेलिंग परीक्षण से नहीं मतलब जाना जा सकता। और बेनिडिक्ट परीक्षण में भी, मतलब जैसे फेलिंग परीक्षण में वैसे बेनिडिक्ट परीक्षण में भी Cu2+ है जो वो Cu+ आयन में जाता है, जैसे फेलिंग परीक्षण से होते हैं। अच्छा ये बोल रहा है, मैं जो बता दिया कि फेलिंग विलियन में अरे यार दिमाग खराब होगा। अभी वीडियो मेरा मैं बहुत आगे तक बता डाला था और वीडियो बंद कर दिया था। चलो करते हैं फिर से शुरू, एनर्जी लाते हैं। यद्यपि एरोमेटिक एल्डिहाइड सकारात्मक फेलिंग परीक्षण नहीं देते, जबकि बेनिडिक्ट परीक्षण में भी Cu2+, ये भी जानते हो क्यों उपयोग यूज किया है, क्योंकि जैसे फेलिंग परीक्षण में होता है वैसे बेनिडिक्ट परीक्षण में भी होता है। फेलिंग और बेनिडिक्ट परीक्षण में ऐसा क्या होता है, तो ये बता रहा है कि Cu2+ जो है वो Cu+ में चला जाता है। एल्डिहाइड सिप परीक्षण के साथ गुलाबी रंग देता है। सबसे पहले तुमसे पूछ लिया जाएगा कि सिप परीक्षण कौन देता है, तो एल्डिहाइड देता है। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। तो सिप परीक्षण में एल्डिहाइड कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। सिप परीक्षण कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। एल्डिहाइड सिप परीक्षण देता है, हाँ देता है। कैसा रंग देता है, उसमें गुलाबी रंग देता है। चलो अब सिप परीक्षण में होता क्या है आगे देखो, इसमें इस अभिकर्मक को क्या सिप अभिकर्मक को बनाने के लिए पैरारोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड रंजक के जलीय विलयन को, क्षारीय विलयन नहीं लिखा है बेटा, जलीय विलयन लिखा है, को सोडियम सल्फाइड मिलाकर अथवा Sa2 गैस प्रवाहित करके विरंजित किया जा सकता है। तो तुमसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि सिप अभिकर्मक बनाने के लिए निम्नलिखित क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पैरारोज एनिलीन के साथ, अब पैरारोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्या क्या मिलाते हैं, पहला सोडियम सल्फाइड अथवा मतलब सेकंड में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो कौन सा होगा, तो मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों करते हैं, तो ऐसा वाला ऑप्शन, मतलब कुल मिला के दोनों दो चीज़ों मिला के ऐसा काम किया जा सकता है। दिमाग ख़राब हो जाता है जो एक बार बंद हो जाता है और बता देने पर। चलो अब देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन दोनों द्वारा किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिन हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिन हाइड्रोजन दोनों परीक्षण देते हैं। अब इसमें 2,4-डाइनाइट्रोफेनिन हाइड्रोजन में कैसा रंग होता है मैं पीछे बता चुका हूँ, पीला नारंगी अथवा पीला नारंगी का अवक्षेप आता है। देखो यहाँ पर बताया था ना, ये वाला, ये यहाँ पर बता दिया था ना, पीला नारंगी अथवा पीला नारंगी का अवक्षेप दोनों लोग देते हैं। तुमसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन केवल एल्डिहाइड द्वारा दिए जाने वाला परीक्षण में। इसके आप पहले बता दो, सॉरी मैं मेरी रफ्तार घट गई थी वीडियो में, मैं बंद करके भूल गया था कि चालू भी करना है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, भूल जाते हैं उसको। केवल एल्डिहाइडों द्वारा दिया जाने वाला परीक्षण सिप परीक्षण हो गया, फेलिंग परीक्षण हो गया, टॉलन परीक्षण हो गया। साला इसमें बेनिडिक्ट क्यों छोड़ दिया, बताया ना फेलिंग का एडवांस बेनिडिक्ट है। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, JEE 2024 में आया था कि सिप परीक्षण गुलाबी रंग, देखो ये वाला सिप परीक्षण गुलाबी रंग, कुल मिला के सिप परीक्षण से गुलाबी रंग याद करना है, सिप परीक्षण गुलाबी रंग, बात खत्म। फेलिंग परीक्षण में कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, बताया था ना, Cu+ में जाता है, ईंट जैसा लाल रंग, भूरा लाल जिसे कहते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देता, मतलब बेंजाल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देगा। अब बेनिडिक्ट परीक्षण, अच्छा बेनिडिक्ट कहाँ छोड़ा था, अच्छा छोड़ा तो है, इसमें दिया है आगे, उसमें शुरू में यहाँ पर ये ऐसा नहीं बताया है। चलो ठीक है, बेनिडिक्ट का रंग कैसा होता है, नारंगी लाल अवक्षेप एल्डिहाइड की उपस्थिति इंगित करता है।
अब इसमें बोल दे कि कीटोन की उपस्थिति इंगित करता है, अरे कीटोन देता ही नहीं बेनिडिक्ट परीक्षण। तो नारंगी लाल ईंट जैसा लाल रंग फेलिंग हो गया, और नारंगी लाल ईंट जैसा लाल नारंगी लाल, 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 ईंट जैसा लाल नारंगी लाल। बात खत्म। नारंगी लाल किसका होता है? बेनिडिक्ट का होता है, लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, नारंगी लाल। अब देखो कितने खत्म हो गए। फिर एक हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें अल्कोहल और फिनॉल आते हैं, एक कार्बोनिल समूह हो गया जिसमें क्या आते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह है, ये सबसे ईजी है। कार्बोक्सिल कार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप समूह युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिल अम्ल कहलाता है। चलो ठीक है। कार्बोक्सिल नाम की उत्पत्ति कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल शब्दों के मेल से हुई है, क्योंकि कार्बोक्सिल कार्यात्मक समूह में ये दोनों समूह निहित होते हैं। यह अम्ल नीले लिटमस, अरे बच्चा जानता है कि नीला को लाल करता है, अम्ल करता है। चलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के कारण बुदबुदाहट उत्पन्न करते हैं। इस परीक्षण से कार्बोक्सिलिक अम्लों और फिनोलों में विभेद कर सकते हैं, क्योंकि देखो फिनॉल जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उड़ाता ही नहीं है, पीछे मैं बता चुका हूँ। ये देखो CO2 गैस उड़ा दिया, क्या कैसे कर दिया, ये तो हो रहा है। तो देखो अम्लीय माध्यम में अल्कोहलों से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टरिफिकेशन है उसमें, मैं कभी अगर टाइम लगेगा तो बता दूंगा। अम्लीय माध्यम में एस्टरीकरण अभिक्रिया जो होती है ऊपर से देखो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, इसमें लिखा नहीं है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी सांद्र ही लेते हैं, मतलब सांद्र ही होता है और एस्टर बनता है। ये लिटमस वाला भी जानते हो, कोई नहीं है, बच्चा जानता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ परीक्षण, हाँ CO2 गैस निकलती है। और फिर ये एस्टर परीक्षण जिसमें सुगंध आती है। अब कैसी सुगंध आती है ये तो दिया नहीं है, कि फल जैसी सुगंध आती है, कि नाले जैसी आती है, कि सड़े गन्ने जैसी आती है, कि सड़े अंडे जैसी आती है, कुछ नहीं दिया। अब एमीन समूह लास्ट आ गया हमारा। एमीन समूह युक्त कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, हाँ क्षारीय होते हैं, सबको पता है। इसीलिए यह अम्लों से आसानी से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये मेरे लिए नया है, लवण बनाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कौन लवण बनाता है? अम्लों से आसानी से अभिक्रिया करके कौन लवण बनाता है? अमीन समूह। अमीन समूह क्या करता है? अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है जो जल में घुलनशील होते हैं। अब देखो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमीनों को नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर प्राथमिक अमीन, देखो क्या बोला है? नाइट्रोजन को अमीनों को नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन एवं तृतीयक अमीन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक अमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु, तृतीयक अमीन में 1 हाइड्रोजन, और द्वितीयक अमीन में 1 हाइड्रोजन, तृतीयक अमीन में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। क्या बोल रहा है? एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों ही अमीनों को नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब देखो कितना खतरनाक है। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि R समूह जुड़ा रहेगा, जितने ज़्यादा R उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि प्राथमिक अमीन है कि द्वितीयक अमीन है। और यहाँ ये कह रहा है कि जितने कम हाइड्रोजन होंगे उस अर्थात उसकी संख्या कम या ज़्यादा, उसकी संख्या के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ये प्राथमिक अमीन है, द्वितीयक अमीन है कि तृतीयक अमीन है। चलो ज़्यादा दिमाग में जोर मत दो। कार्बिल अमीन परीक्षण, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक दोनों ही प्राथमिक अमीन कार्बिल अमीन परीक्षण देती हैं, जिसमें अमीन को क्लोरोफॉर्म कहाँ गया? क्लोरोफॉर्म ये रहा हमारा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बिल अमीन की दुर्गंध आती है। एनसी, किसी को याद ना हो तो याद कर लो, नैन्सी। प्राथमिक अमीन चाहे तो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, क्लोरोफॉर्म से किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 3 मोल की उपस्थिति में कार्बिल अमीन बनाता है। एनसी होकर के बार बार पूछता है। 3KCl उत्पन्न होता है और 3H2O उत्पन्न होता है। अब ये बता रहा है कि अत्यधिक विषैली होती है, लफड़ा हो सकता है, दिमाग में घुस जाती है और विषैली होती है आगे। चलो ठीक है। एजो रंजक परीक्षण, एजो डाई टेस्ट, एरोमेटिक प्राथमिक अमीनों को एजो रंजक परीक्षण द्वारा संपुष्ट किया जाता है। मतलब किसके लिए होता है एजो डाई परीक्षण? एरोमेटिक प्राथमिक अमीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एरोमेटिक प्राथमिक अमीन के लिए होता है। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन के लिए होता है। प्राथमिक अमीन उदाहरणतः एनिलीन 0 से 5 डिग्री ताप पर सोडियम नाइट्राइड की HCl के साथ अभिक्रिया। सोडियम नाइट्राइड जानते हो क्या होता है? क्या होता है? NaOH होता है, NaNO2 होता है के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वास्थाने बने नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल, सोडियम नाइट्राइड की HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वास्थाने बने। अच्छा ऐसा है, मैं गलत बता रहा था, मेरे को
Na2, अच्छा सही मैं बता रहा था, नाइट्रस अम्ल तो बाद में जाके बनेगा, HNO2, ये नाइट्रस अम्ल बनता है, सही बता रहा था। चलो, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डाई एजोनियम लवण बनाती हैं, जो बीटा नेप्थॉल से युग्मित होकर जल में अत्यल्प विलय, मतलब बहुत कम मात्रा में विलय लाल रंग का रंजक बनाती है। सिंदूरी लाल कब बनता है? एजोरंजक परीक्षण में। ये एजोरंजक परीक्षण किसके लिए है? एरोमेटिक प्राथमिक अमीन के लिए है। अब देखो, तुम देख लो क्या हो रहा है। ये जो सोडियम नाइट्राइड है HCl की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल बनाते हैं दोनों मिलके, और ये इसको किसमें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में BDC में बदल देते हैं, और ये BDC बीटा नेप्थॉल, अभी बीटा नेप्थॉल का ये होता है, इसकी संरचना होती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर ये इसके साथ जुड़ जाता है, कुल मिला के कहाँ पर जुड़ रहा है यार, अच्छी बात, यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ से एक H लिया और HCl के साथ फरार हो गया, और यहाँ पर जुड़ के बीटा नेप्थॉल एजोरंजक बनता है जो सिंदूरी लाल होता है। खत्म हो गया ना ये टेस्ट, मज़े करो। ये भी लेता क्या दी है यार, देखे तो परख नली की समग्र वाली बात ही, एनिलीनियम क्लोराइड बनता है, जल में विलय होता है। हाँ ठीक है चलो ओके, मतलब ख़त्म तो इतने में कर देगा, पूछने वाला ना इधर जहर मटेरियल है, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, अब विरचन प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक का प्रिपरेशन। हमारी तबीयत खराब है इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी फटी है। देखो, एसिटिलिन का विरचन बोले तो प्रिपरेशन, एनिलीन के NH2 समूह के एक हाइड्रोजन परमाणु का ग्लेशियल बोले तो ठंडा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, मैं पहले रिएक्शन दिखा देता हूँ। इसमें हुआ कि एनिलीन जो है पिरिडीन की उपस्थिति में ये क्या है CH3COCl एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, एसिटेनिल्डिहाइड बना लिया। ये है एसिटेनिल्डिहाइड, देख लो, घूर के देख लो, आ गया तो पेपर में क्या करोगे तुम, इसको टिक मारोगे कि एसिटेनिल्डिहाइड ये है। देखो, एनिलीन के NH2 समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु का देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ फरार हो जाएगा ना, ये देखो समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा, मतलब Cl H लेके भाग जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, मतलब विस्थापन हो जाएगा उसके द्वारा, तो एसिटेनिल्डिहाइड देता है, जो प्रयोगशाला में एसिटिलन सामान्यतः एसिटिक एनहाइड द्वारा किया जाता है, मतलब ये इसके द्वारा एसिटिक एनहाइड सामान्यतः उसके द्वारा किया जाता है, मगर दिखाया यहाँ पर एसिल द्वारा किया गया है, बता ये रहा है, ये लिखा जो है, समझ गए ना। यदि एसिटिक एनहाइड्राइड उपलब्ध ना हो तो एसिटिलन के लिए एसिटिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जिससे मैं एसिल बोला तो उसे एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं। एसिटिल द्वारा एसिटिलन सामान्यतः CH3 समूह की बजाय पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये ध्यान रखो कि ऐसा किया जाता है। अब ये दूसरा नंबर ये है, पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड का विरचन, देखो, पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड को एसिटिलाइड के नाइट्रोकरण से बनाया जाता है। देखो, नाइट्रोकरण किया जाता है शांत HNO3 शांत H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण प्रयुक्त होता है। दोनों अम्लों के योग से नाइट्रोनियम आयन बनता है, ये हाइड्रोकार्बन में दी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन इस नहीं कैसे उत्पन्न होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म दी है, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रागी के समान कार्य करता है। चलो, ये बना ना, ये दोनों मिलके ये बनाए, और यही आगे जाके इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा। नाइट्रोनियम आयन एनिलाइड समूह युक्त बेंजीन वलय की प्रमुखता पैरा स्थिति पर आक्रमण करके, ये देखो, ये पैरा स्थिति हो गई, ये पैरा स्थिति पर आक्रमण करके पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है। यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मतलब पूछ सकता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताओ, तो ये है एक उदाहरण, बाकी इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं। और ये तीसरा, ये एनिलीन येलो पैरा अमीनो एजोबेंजीन का विरचन, एनिलीन को विलायक के रूप में प्रयोग करके डाई एजो अमीनो बेंजीन की एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा द्वारा पुनर्विस्थापित किया जाता है। क्या लिखा, फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो, एनिलीन को विलायक के रूप में प्रयोग करके डाई एजो अमीनो बेंजीन, देखो, अच्छा इधर मैं अभी बताता हूँ। एनिलीन को विलायक के रूप में प्रयोग करके डाई एजो अमीनो बेंजीन की एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा द्वारा पुनर्विस्थापित किया जाता है। पुनर्विस्थापित अभिक्रिया से पैरा अमीनो एजोबेंजीन की अच्छी लब्धि प्राप्त की जा सकती है। इस अभिक्रिया किस प्रकार रसायन है, क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो, एनिलीन कहीं दिख रहा है, मुझको तो नहीं दिख रहा है, विलायक के रूप में, अच्छा ये विलायक के रूप में डाई एजोबेंजीन, ये डाई एजोबेंजीन दी है ना,
डाई एजो अमीनो बेंजीन जो दी है कि एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड की एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड कहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, कहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए इसको भी, कि थोड़ी सी मात्रा द्वारा पुनर्विस्थापित करके पैरा अमीनो एजो बेंजीन एनिलीन येलो बनाते हैं। देख लो, देखो मैं कोई मास्टर नहीं हूँ ना, मेरे को इतना आता ही है, मैं मुझको जितना मैं अपने से पढ़ा हूँ और मैं क्वेश्चन सही कर ले गया हूँ उसके हिसाब से मैं बताया हूँ। बाकी मेरी जवान लड़खड़ा रही थी, तुम देख रहे थे, मुझको इतना भी नहीं आता, मगर मैं तुम्हें नोट्स ज़रूर दे रहा हूँ ये। और ये बता सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कोई एमएससी ना गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कि मैं बता दूँ कि हाँ ऐसा ऐसा, कुछ नहीं है। मेरे को जितना समझ, मैं समझा भले ना पाऊँ मगर जितना समझ में आया मैं बता दिया। अब देखो मैं इसकी ये नोट्स बना रहा था तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरी राइटिंग डिस्टर्ब आ रही थी। देखो ये जो जेई के इसके क्वेश्चन है ना, वो मैं पूरी उसी पीडीएफ से जो प्रिंट निकलवाया था उसी में टिक लगा ली, तो फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए लिखा नहीं था। देखो अब मैं नोट्स कैसे बनाया था, फिर उसके बाद मेरा दिमाग खिल गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं रह गया। देखो मैं ऐसे नोट्स बनाया था, ऐसे तुम भी बना सकते हो। और जो 27 वाले हैं तो मज़े करें, आराम से इसको पढ़ें, और जो इसको ऊपर ऊपर से ध्यान रख सकते हैं उसको, देखो मैं ऐसे ऐसे बनाया था, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ बनाने के लिए, टाइम ही नहीं था रिवीजन करूँ कि लिखूँ ऐसा। तो ठीक है, हो गया, बताना कैसा। फिर मैं इसके बाद जीओसी का प्रैक्टिकल डालूंगा क्योंकि मेरा आज गला बैठा हुआ है, और अच्छा लगे तो बता देना है, मैं अटकता बहुत हूँ वो बात सही है, मगर जो बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ वही बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फेक या कोई एडिटिंग ये सब कुछ नहीं है।